डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि अगर हमारे पास कुछ वेब सर्विसेज हैं, चाहे हम लोगों ने खुद क्रिएट की हुई हैं या हमारे पास प्री डिफाइंड वेब सर्विसेज हैं, तो उन्हें हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर एजैक्स के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स से हम लोग एक सिंपल सी सर्विस इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास कंट्री के लिए एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। इसके अंदर जैसे ही हम लोग कोई करेक्टर टाइप करते हैं तो उस करेक्टर से शुरू होने वाली तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में आ जाती है। तो इसके लिए हमारे पास लेट्स से यूज़र सी ए को टाइप करता है, तो हम लोग ये सी ए, ये दो करेक्टर्स जो अपनी वेब सर्विस को भेजते हैं। वो वेब सर्विस देखती है कि सी ए से शुरू होने वाली कितनी प्लेसेस हैं और उन सारों की लिस्ट जो है वो रिटर्न कर देती है, और फिर यूज़र उसमें से जो है वो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकता है या उसको टाइप कर सकता है। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो गूगल मैप्स को लेट से यूज़ करना चाहते हैं, तो गूगल मैप्स के लिए हमें गूगल की एपीआई की चाहिए होगी, रजिस्टर करना पड़ेगा। फॉर स्टूडेंट्स यू कैन गेट सम क्रेडिट, आई थिंक 100 से लेकर $300 तक का कुछ क्रेडिट होता है जो आपको मिल सकता है, और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं एपीआईज़ को, गूगल एपीआईज़ यूज़ करने के लिए। तो इसके अंदर हम लोग मेनली ये करेंगे कि देखेंगे कि जो गूगल मैप्स की एपीआई है उसके अंदर यूआरआई क्या है, ठीक है, और फिर उसके अंदर हम लोग किस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं। ये हम लोग इंफॉर्मेशन पास करते हैं गूगल मैप्स की एपीआई को, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा है लेट्स से इमेजेस की फॉर्म में या एम्बेडेड मैप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, वो हमें रिटर्न हो जाता है। इसके लिए हम लोग कोड किस तरह रखेंगे। हमारे पास जो HTML पेज है जिसके अंदर हम लोग गूगल मैप्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारे पास मैप के लिए मैप का एक एलिमेंट होगा, और उसके लिए हमें स्टाइल डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और वो स्टाइल हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर हमें हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो मैप है इसकी विड्थ कितनी होगी और इसकी हाइट कितनी होगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी मस्ट डू दिस थिंग ना। और फिर उसके बाद हमें जो गूगल मैप्स की जो एपीआई है उसका यूआरआई स्पेसिफाई करेंगे, जो हमारी एपीआई की है वो स्पेसिफाई करेंगे। बट यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपके पास ये स्क्रिप्ट का जो टैग है ये आपके पास टुवर्ड्स द एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट हो। जिस तरह बॉडी का टैग क्लोज करने से पहले आप इस स्क्रिप्ट को रख सकते हैं, इसे आप हेड में नहीं रखेंगे, आप HTML पेज के एंड पे रखेंगे। तो अब ये आपके पास आपने स्टाइल डिफाइन कर दिया, और आपने स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो जो आपके पास यूआरआई है वो आपने स्पेसिफाई कर दिया अलॉन्ग विद द की। अब जब हम लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल जो है वो jQuery के थ्रू या डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर अपने पैरामीटर्स पास कर देते हैं। इस तरह हम लोग कहते हैं कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, हमारे पास उसके अंदर ये कीज़ होंगी, यही हमें नेम्स यूज़ करने पड़ते हैं, और वैल्यूज़ जब हम लोग पास ऑन कर देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि google.maps.map इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये कहाँ पे डिफाइंड है, जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया था उसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है या ये क्लास जो है वो हमारे पास डिफाइंड है। इसके अंदर हम लोग बता देते हैं कि जो हम लोग मैप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो कौन से एलिमेंट में डिस्प्ले करना है। लेट्स से हम लोगों ने मैप के लिए एक डिव बना लिया, उसकी आईडी हम लोगों ने मैप रख दी, तो वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर हम लोग कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो सेंटर हो, उसके अंदर स्क्रॉलिंग अलाउड ना हो, और जो जूम लेवल है वो 14 हो, मतलब जूम इन किया हुआ हो। जितना जूम लेवल हम लोग जो है वो छोटा कर देंगे उतना हम लोग ऊपर से या उतना जूम आउट करके मैप को देख रहे होंगे। दैट्स इट, इतना सा हम लोग कोड लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो डिव है, इस डिव के अंदर मैप अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो यू सी के हमारे पास एसिंक्रोनसली भी अगर हम लोग वेब सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो उनका यूसेज जो है वो हमारे पास बहुत आसान होता है। बाज़ हमारे पास वेब सर्विसेज हमें ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर देती हैं जिन्हें हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। बाज़ वेब सर्विसेज हमें XML की फॉर्म में डाटा दे देती हैं जिसे हम लोग प्रोसेस करके अपना जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बाज़ वेब सर्विसेज हमें JSON में डाटा प्रोवाइड कर देती हैं, और फिर उनसे जो है वो हम लोग जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है उस डाटा को यूज़ करते हुए हम लोग वो अचीव कर सकते हैं। Dear students, historically JavaScript was only used for client-side programming,
आपके पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, जिस तरह PHP है, ASP.NET है और डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। और जावास्क्रिप्ट सिर्फ हमारे पास क्लाइंट साइड पे यूज़ होता था, और वो भी मोस्टली हमारे पास इनपुट वैलिडेशन के लिए या जो क्लाइंट साइड पे हमारे पास इवेंट्स अकर होते हैं उनके लिए यूज़ होता था। लेकिन रिसेंटली ओवर द लास्ट डेकेड हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत से डिफरेंट फ्रेमवर्क्स डेवलप किए गए जो जावास्क्रिप्ट फ्रेम बेस्ड थे, और उनके थ्रू पूरी वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप की जा सकती हैं। लेट्स गो थ्रू अ फ्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। लाइक एनी फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है जिसको यूज़ करते हुए, जिसको फॉलो करते हुए हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के ज़्यादातर जो फ्रेमवर्क्स हैं वो हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हैं। दैट मीन्स के उसके उनके थ्रू हम लोग इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेसेस के अंदर जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो फिल इन करते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू फ्रेमवर्क्स विच आर आल्सो यूज्ड एज बैक एंड, और वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जो फ्रंट एंड पे हमारे पास पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, वो हमारे पास एंगुलर है, एम्बर है, व्यू है, रिएक्ट है। इसके अलावा और भी हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं। और बैक एंड के लिए हमारे पास Node.js है, लेकिन यू कैन नॉट कॉल इट अ फ्रेमवर्क। वो एक हमारे पास मैकेनिज़्म है, एक काइंड ऑफ सर्वर के तौर पे वो काम करता है। लेकिन देयर आर फ्रेमवर्क्स विच आर बिल्ड ऑन Node.js, जिस तरह एक्सप्रेस है। वो हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो Node.js पे रन होता है। फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स की अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्रिएट किए गए और डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। जिस तरह हमारे पास एम्बर एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, वो स्ट्रिक्ट रूल्स इन्फोर्स करता है कि जो भी डेवलपर एम्बर को यूज़ कर रहा है उसने एक ख़ास तरीके से जो है वो अपने कोड को लिखना है और ख़ास पैटर्न्स को जो है वो फॉलो करना है। एम्बर के को यूज़ करते हुए एंगुलर JS डेवलप किया गया। It has the features which are available in Ember, and the plus thing about Angular is that it is partially maintained by Google developers. और फिर हमारे पास फेसबुक जो है वो इंटरनल एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बना रहा था, मेंटेन कर रहा था, और उसके थ्रू जावास्क्रिप्ट फेसबुक के इंटरफेसेस क्रिएट कर रहा था। दैट वाज रिएक्ट। रिएक्ट को जो है फिर फेसबुक ने ओपन सोर्स कर दिया, और अब रिएक्ट को जो है वो सब यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली हमारे पास MVC फ्रेमवर्क नहीं है, इसके अंदर मेनली व्यूज़ का कॉन्सेप्ट है जिनके थ्रू आप इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं। जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बैकएंड पे मेन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट को रन करने की, वो हमारे पास Node.js है। Node.js इज इटसेल्फ नॉट अ फ्रेमवर्क, सिर्फ एक वेब सर्वर है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट को लिसन करता है और रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन Node.js की बेस पे हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे हमारे पास एक्सप्रेस है। वो हमारे पास Node.js की बेस पे को यूज़ करते हुए हमारे पास हमें एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। हमारे पास रिसेंटली टर्म्स यूज़ होती हैं फुल स्टैक डेवलपर की, और उसके अंदर मेन काम ये होता है कि एक डेवलपर है, वो हमारे पास फ्रंट एंड का भी काम कर रहा है, बैक एंड का भी काम कर रहा है। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर स्टैक यूज़ होता है उसके लिए फिर टर्म्स लोगों ने कॉइन की। जैसे हमारे पास मीन स्टैक है, मीन स्टैक के अंदर डाटाबेस के लिए MongoDB यूज़ होता है। बैक एंड पे फ्रेमवर्क के लिए हमारे पास एक्सप्रेस यूज़ होता है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हमारे पास एंगुलर यूज़ होता है। और फिर हमारे पास जो सर्वर है वो Node.js यूज़ होता है। तो दिस इज़ मीन स्टैक। इसके अंदर मोस्टली जो आपके पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, अगर आप उसको चेंज कर दें तो आपके पास स्टैक चेंज हो जाता है। इस तरह अगर आप एंगुलर की जगह रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो मैरन स्टैक बन जाता है, MERN। इसी तरह अगर आप रिएक्ट की जगह व्यू यूज़ कर रहे हैं तो वो म्यून स्टैक बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डाटाबेस के लिए MongoDB यूज़ करें या हमेशा बैकएंड सर्वर के लिए Node.js यूज़ करें या फ्रंट एंड के लिए आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क यूज़ करें। दीज आर जस्ट हम पॉपुलर स्टैक्स, और इसके अलावा और भी बहुत से कम्बिनेशंस जो हैं वो यूज़ होते हैं और यूज़ किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज़ Node.js and what it can do for us.
Node.js, it started in 2009 when a developer tried to run the JavaScript engine out of the browser. हर ब्राउज़र जो वेब ब्राउज़र होता है वो अपना एक जावास्क्रिप्ट इंजन रन कर रहा होता है। जो गूगल क्रोम का जावास्क्रिप्ट इंजन है, इट इज़ कॉल्ड V8। तो 2009 में एक डेवलपर ने क्या किया कि इस इंजन को आउटसाइड द ब्राउज़र रन किया। अब जब उसे ब्राउज़र से बाहर रन किया गया तो अब आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट द ब्राउज़र, और फिर आप उसको बिल्कुल उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह PHP है या ASP.NET के अंदर आप C# को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके तरीके उस तरह से जो है वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जा सकता है यूजिंग Node.js। मेनली Node.js तो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जिस तरह जो बहुत पॉपुलर आजकल डेवलपमेंट के लिए जनरल एक IDE या VL Studio Code, इट इज़ बेसिकली डेवलप्ड इन Node.js। जो मेन डिफरेंस है Node.js का और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो इसका नॉन ब्लॉकिंग IO है। दैट मीन्स के आपके पास जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर एक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो रही होती है तो वो एग्जीक्यूशन जब तक वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव नहीं करती। लेकिन Node.js में इस तरह नहीं होता। अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स को देखें तो जिन बड़ी कंपनीज़ ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट किया फ्रॉम different web server technologies to Node.js, they had huge improvements in performance। जिस तरह LinkedIn के अंदर ये रिपोर्टेड है कि जब उन्होंने Ruby on Rails से, जो एक MVC फ्रेमवर्क है रूबी को यूज़ करता है, उससे जब उन्होंने Node.js पे स्विच किया तो दे ऑब्टेन्ड फास्टर टाइम्स, अप टू 20 टाइम्स फास्टर रिस्पॉन्सेस। और फिर जो सर्वर्स थे पहले वो 30 सर्वर्स मेंटेन कर रहे थे, Node.js पे स्विच करने से उनका लोड जो है वो 3 सर्वर्स ने जो है वो लोड जो है वो बेयर कर लिया। इसी तरह पेपैल जो एक पेमेंट की हमारे पास सर्विस है, उनका जावा के ऊपर सिस्टम चल रहा था। जावा से उन्होंने जब Node.js पे स्विच किया तो द ट्रांजिशन वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। उसके अंदर लाइन ऑफ कोड्स कम था, दैट मीन्स थोड़ा कोड करना पड़ा। नंबर ऑफ़ फाइल्स कम थी, जो जावा के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की फ़ाइल्स बन रही होती है, इस केस में वो कम थी। परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई विद लेस नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स। और फिर जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी इम्प्रूव हो गया। तो Node.js को अगर देखा जाए तो ये आपको ह्यूज परफॉर्मेंस गेन्स प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़। अगर हम लोग Node.js को देखें तो ये बेसिकली एक पुश बेस्ड वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। पुश बेस्ड वेब एप्लीकेशंस क्या हैं कि आपके पास लेट से एक यूज़र है, वो एक मैसेज भेजता है सर्वर को, राइट, और फिर वो सर्वर जो है उस मैसेज को प्रोसेस करता है, और फिर जिस को यूज़र को उस मैसेज की ज़रूरत होती है या उसको सेंड करना होता है, उसको वो मैसेज जो है वो सेंड कर दिया जाता है। सो दिस इज़ पुश बेस्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर हम लोग ट्रेडिशनल वेब सर्वर लैंग्वेजेस को देखें, लेट से PHP को आप देख लें या ASP.NET को देख लें, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलल में रन हो रहे होते हैं, जो रिक्वेस्ट्स को लिसन करते हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। जिस तरह लेट से हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमारे पास वेटिंग क्यू के अंदर हैं, राइट, और जो हमारे पास थ्रेड्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं। अब हर एक लेट से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए एक थ्रेड आपको चाहिए। अब जब तक वो थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर नहीं होगी या हैंडल नहीं होगी। और अगर आपके पास कोई थ्रेड इस तरह का है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आपके पास बाकी जो क्यू में जो आपके पास वेट कर रहे हैं प्रोसेसेस या टास्क, वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो उन्हें वेट करना पड़ेगा। और एक जो आपके पास थ्रेड है वो जब तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेगा, आप जो है वो उसको कोई नया टास्क असाइन नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ब्लॉकिंग मोड। और थ्रेड की वजह से ये हो जाता है कि पैरेलल में काम हो रहा होता है, लेकिन एक थ्रेड में जितना भी काम है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। एक काम कंप्लीट होगा, फिर दूसरा काम शुरू होगा, फिर वो कंप्लीट होगा, फिर तीसरा काम जो है वो शुरू होगा। अगर प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो जब तक एक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव नहीं करेगा। इसके मुकाबले में अगर हम लोग
Node.js को देखें तो ये बेसिकली एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। अब हमारे जहन में नेचुरली आएगा अगर सिंगल थ्रेडेड है तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हो सकती है। जो Node.js है ये इस तरह काम करता है कि इसके अंदर एक लूप का कॉन्सेप्ट है जिसे इवेंट लूप कहते हैं। इफ़ यू थिंक ऑफ द सेम सिनेरियो कि आपके पास थ्रेड जो है वो आपके पास सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड देयर आर मैनी रिक्वेस्ट, तो ये आपके पास एक काइंड ऑफ एक लूप सी बन जाएगी, ठीक है। और ये जो थ्रेड है ये रिक्वेस्ट को लिसन करता जाएगा और लिसन करके ये उसी वक्त उस पर एक्ट नहीं करेगा। लिसन करके वो ये देख लेगा कि अच्छा ये काम जब कंप्लीट होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकली यूजिंग अ कॉल बैक फंक्शन। जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा, एक्शन कंप्लीट होगा, कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास ऑल दो थ्रेड तो एक ही है, लेकिन ये है कि क्योंकि नॉन ब्लॉकिंग वे में एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक एक काम कंप्लीट हो जाता है अब आपने उसका वेट नहीं करना कि ये कंप्लीट होगा तो मैंने अगले टास्क पे जाना है। बस आप कॉन्टीन्यूली लिसन करते जा रहे हैं और साथ आप एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस फंक्शन को कॉल करना जो एक्शन को कंप्लीट करेगा। और वो जो कॉल बैक फंक्शंस हैं ऑफ कोर्स वो जो है डिफरेंट थ्रेड्स ले सकते हैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। Node.js के अंदर बहुत से पैकेजेस अवेलेबल हैं, बहुत से फ्रेमवर्क्स यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं। Node.js को इटसेल्फ इंस्टॉल करने के लिए और इसके अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है npm, इट स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। इसके अंदर इसके थ्रू आप ना सिर्फ Node.js के प्रोजेक्ट्स में लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आप npm को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह Node.js के साथ आप ज़रूरी नहीं है कि npm को यूज़ करें, आप दूसरे पैकेज मैनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एक पॉपुलर पैकेज मैनेजर जो है वो yarn है, YARN। Node.js का जो पैकेज मैनेजर है npm, इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर packages.json की एक फ़ाइल आप बनाएंगे और उसके अंदर मेंशन कर देंगे कि आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन कौन से पैकेजेस चाहिए। उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर npm इंस्टॉल लिखेंगे तो packages.json में जितने भी आपने पैकेजेस और उनके वेरिएंट स्पेसिफाई किए हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप एक स्पेसिफिक पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो npm इंस्टॉल पैकेज नेम आप लिख सकते हैं, तो पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इतना आपने ज़हन में रखना है कि जो पैकेजेस इंस्टॉल होंगे ये लोकल प्रोजेक्ट के लिए होंगे, जिस डायरेक्टरी में आप इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम वाइड ये पैकेजेस अवेलेबल हो तो फिर आपको इसके साथ ग्लोबल की ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप एक पैकेज का एक स्पेसिफिक वेरिएंट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐड के बाद आप वेरिएंट लिख सकते हैं, ऐड के बाद आप लेटेस्ट भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेरिएंट जैसे 2.0.1 अगर आप किसी पैकेज का यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। npm अपडेट से ये होता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर, करंट प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पैकेजेस होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं अगर आपने उन्हें फिक्स नहीं किया हुआ किसी एक स्पेसिफिक वेरिएंट पे। और फिर npm लिस्ट से यू कैन सी ऑल द लाइब्रेरीज, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज दैट आर यूज्ड बाय योर प्रोजेक्ट, और उसके साथ में आपको वेरिएंट्स भी नज़र आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो थ्रू एन एग्जांपल ऑफ Node.js प्रोग्राम। ये हमारे पास एक सिंपल सा Node.js का प्रोग्राम है जो सिर्फ ये काम करता है कि रिक्वेस्ट को लिसन करता है और जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके रिस्पॉन्स में हेलो का मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देता है। तो इसका जो ये एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी, यू कैन नेम इट एनीथिंग लाइक server.js और whatever। इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो पैकेजेस आपने यूज़ करने हैं इस प्रोग्राम में वो आप रिक्वायर के थ्रू इंक्लूड करेंगे। जिस तरह आप एक लाइब्रेरी इंक्लूड करें HTTP की और लिसनिंग टू एंड रिस्पॉन्डिंग टू HTTP रिक्वेस्ट। और फिर आप क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं सर्वर का जो आप HTTP की लाइब्रेरी के थ्रू क्रिएट सर्वर के फंक्शन से सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। और फिर आप इसके अंदर एक फ़ंक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जब ये सर्वर क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है। और होता ये है कि जब भी आप Node.js में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो साथ उसके कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। जैसे यहाँ पे ये आप कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं, ये नेम्ड कॉल बैक फंक्शन भी हो सकता है और हमारे पास एनोनिमस फंक्शन भी हो सकता है। अब इस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि server.listen 7000 और लोकल होस्ट। इससे क्या होगा कि लोकल होस्ट की पोर्ट नंबर 7000 पे ये रिक्वेस्ट को लिसन करना शुरू कर देगा। और फिर आपके पास जब ये रन हो जाता है तो आप एक console.log मतलब कंसोल पे आप मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि आपके पास सर्वर जो है वो इस पोर्ट पे रन हो रहा है। अब जब आप PHP के साथ काम कर रहे थे तो जो PHP का स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट कैसे होना है, जो यूज़र से रिक्वेस्ट है वो कैसे आएगी, रिस्पॉन्स कैसे होगा, वो सारी चीज़ें अपाची सर्वर जो है वो हैंडल कर रहा था।
लेकिन यहाँ पे आपको जो वेब सर्वर है node.js का, वो आपको कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप करेंगे क्या कि टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट आप खोलेंगे, वहाँ पे लेट से आपने जो लास्ट स्लाइड में आपने कोड लिखा था उसे hello.js के अंदर आपने सेव कर लिया, और जब आप नोड स्पेस hello.js लिखेंगे तो आपके पास वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वहाँ पे आपने मैसेज डिस्प्ले करवाया था कि सर्वर रनिंग एट 127.0.0.1 विच इज़ बेसिकली लोकल होस्ट। अच्छा, अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे? ब्राउज़र के अंदर आप ये IP एड्रेस लिखेंगे, 127 इज़ फॉर लोकल होस्ट, ये भी लिख सकते हैं, लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, कॉलन जो पोर्ट नंबर है, जैसे पोर्ट 7000 पे आपका सर्वर लिसन कर रहा है तो आप कॉलन 7000 लिखेंगे, और फिर वहाँ पे जो आपने मैसेज डिस्प्ले कराया था वो आपके पास यहाँ पे रिसीव हो रहा है। दिस इज़ वेरी सिंपल एप्लीकेशन। इसके अंदर आप इस मैसेज को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि आपके पास node.js का सर्वर जो है वो कैसे स्टार्ट होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग ये करेंगे कि एक कोई टेक्स्ट मैसेज को फाइल के अंदर सेव करेंगे। नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल तो आपके लिए node.js में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये आप जहन में रखिएगा कि node.js जो है वो नॉन ब्लॉकिंग वे के अंदर काम करता है। अब फाइल्स के साथ जब हम लोगों ने डील करना है तो हम लोग fs की लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, और इसके थ्रू हम लोग लेट से फाइल है हमारे पास messages.txt, ये हमारे पास फाइल नेम है, ये हम लोग मैसेजेस में डिस्प्ले करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, राइट। और तीसरी चीज़ क्या है, नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द कॉल बैक फंक्शन। अब क्योंकि ये आपके पास एक नॉन ब्लॉकिंग वे में एग्जीक्यूट होगा, तो जब आपके पास node.js इस लाइन पे आएगा तो वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और इसके कंप्लीट होने का वेट नहीं करेगा। वो सिर्फ ये नोट डाउन कर लेगा कि जब फाइल में राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कौन से फंक्शन को कॉल करना है। अब उसे पता चल जाएगा कि इस फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे जो हम लोग एनोनिमस फंक्शन दे रहे हैं, ऑफकोर्स नेम्ड फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हम लोग ये फाइल जो है वो राइट करेंगे, जैसे ये फाइल जो है वो राइट होगी, तो आपके पास जब ये सक्सेसफुली राइट हो जाएगी राइट फाइल के फंक्शन के थ्रू, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसे एक पैरामीटर मिलेगा एरर का, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि फ़ाइल को राइट करते हुए कोई एरर तो नहीं अकर हुआ। अब अगर आपके पास कोई एरर अकर हो जाता है तो आप कंसोल पे मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि आपके पास एरर अकर हो गया, और अगर आपके पास कोई एरर अकर नहीं होता तो आप कंसोल पे मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं राइटिंग इज़ डन का। Now the most important thing here is that the file will not be written instantaneously. Okay, it might be written instantaneously, but node.js would not wait for the file to be written, right? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब राइट फाइल का फंक्शन कॉल किया, फिर आपने ये जो node.js का आपके पास थ्रेड है, ये वेट नहीं करेगा राइट को फाइल को राइट फाइल की जो राइटिंग है वो कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि आगे मूव ऑन कर जाएगा, इससे आगे जो स्टेटमेंट है उस पर वो मूव ऑन कर जाएगा, और जैसे ही हमारे पास फाइल जो है वो उसकी उसकी जो राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे पास ये एनोनिमस फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और इसके अंदर हम लोग अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। एंड ऑलमोस्ट दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन ऑल द फंक्शन कॉल्स। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे साथ एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, और फिर जब वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कॉल बैक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ node.js वर्क्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर node.js को देखा जाए तो इट्सेल्फ उसके थ्रू एक तमाम की तमाम वेब रिक्वेस्ट को हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमारे पास node.js को यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें फैसिलिटेट करती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। उसमें से एक जो हमारे पास लाइब्रेरी है, इट इज़ एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क फॉर node.js। इसका बेसिकली काम क्या है कि जब वेब सर्वर पे एक पर्टिकुलर URI की रिक्वेस्ट आई, तो इसने देखना है कि किस रिक्वेस्ट क्या है, और उस URI के अगेंस्ट अगर हम लोगों ने कोई एक्शन लिखा हुआ है तो उसने उस एक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है। इसके अंदर आपके पास राउट्स की सपोर्ट है, जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही हैं उन्हें हैंडल करने की सपोर्ट है, जो आप रिस्पॉन्ड करें क्लाइंट को उसकी सपोर्ट है, और इसके अलावा ये व्यूज़ को जो है वो सपोर्ट करता है कि इस राउट के अगेंस्ट ये व्यू जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। देयर इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि URI के अंदर हम लोग एक नेम लेंगे
और वही हम लोग जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। तो जब आपने एक्सप्रेस को यूज़ करना है तो आप एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। फिर आप एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए ये जो आपने एक्सप्रेस को इंक्लूड किया उसकी लाइब्रेरी, उसका एक ऑब्जेक्ट बना है, उसको यूज़ करते हुए आप एक ऐप क्रिएट करेंगे। आप पोर्ट स्पेसिफाई करेंगे कि किस सर्वर पे जो है ये रिक्वेस्ट को लिसन करेगी जो express.js की लाइब्रेरी है। और फिर आपने गेट का फंक्शन कॉल कर लेना। जब आप गेट रिक्वेस्ट ले रहे हैं, अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट ले रहे हैं तो app.post का फंक्शन आप कॉल कर लेंगे। और फिर आप URI स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर आप सिर्फ एक फॉरवर्ड / दे देते हैं तो इसका ये मतलब है कि जब आपका मेन URI ओपन हो, जैसा लोकल होस्ट, दैट्स इट, तो फिर आपके पास क्या एक्शन परफॉर्म हो। जब आगे आप कॉलन के साथ एक प्लेस होल्डर दे देते हैं तो फिर लोकल होस्ट /अली, तो ये अली अगर आप आगे लिख देते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे चला जाएगा, इस वेरिएबल में चला जाएगा और फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि गेट की रिक्वेस्ट के लिए ये फंक्शन कॉल होगा। अब जब भी कोई गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और फिर ये फंक्शन क्या करेगा कि जब गेट की रिक्वेस्ट हमारे पास कंप्लीट होगी तो ये फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको गेट का फंक्शन 2 पैरामीटर पास कर देगा, एक रिक्वेस्ट का और एक रिस्पॉन्स का। रिक्वेस्ट के थ्रू आप क्वेरी स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। अगर आप गेट का पोस्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्म का डाटा आप उसके थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स के थ्रू आपने क्लाइंट साइड पे जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है वो आप भेज सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि ये जो यूज़र नेम है ये रीड करें। कैसे रीड करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट नेम। तो इससे हम लोग नेम की वैल्यू गेट कर लेंगे और फिर उसे हेलो के साथ कंकैटिनेट कर देंगे। तो हेलो अली, ये हम लोग मैसेज बना रहे हैं और रिस्पॉन्स की ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ये सेंड कर देंगे। तो ये चीज़ हमारे पास क्लाइंट साइड पे चली जाएगी। अब जब हम लोग अपने वेब ब्राउज़र में ये लिखेंगे लोकल होस्ट कॉलन 7000 /अली, तो ये रिक्वेस्ट आपके पास ये गेट का फंक्शन लिसन करेगा। इसके अगेंस्ट वो जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी तो उसके अगेंस्ट वो ये फंक्शन कॉल करेगा। इस फंक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, इस नेम की वैल्यू हम लोग गेट करेंगे, मैसेज क्रिएट करेंगे और वो क्लाइंट साइड को सेट कर देंगे। तो ब्राउज़र में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको हेलो अली लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट। और सर्वर को रन करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि एक्सप्रेस को के थ्रू ही हम लोग सर्वर क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि लिसन ऑन दिस पोर्ट और उसके लिए फ़ंक्शन हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास app.listen से हमारे पास क्या होगा कि सर्वर जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। जो लास्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली node.js के थ्रू रन किया था, अब हम लोग उसको एक्सप्रेस के थ्रू रन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करें, कोई आप उसकी बुक को, मीन स्टैक की आप कोई बुक को या मेन स्टैक की बुक को आप फॉलो कर लें तो यू विल गेट मोर डिटेल्स अबाउट व्हाट एक्सप्रेस कैन डू एंड हाउ यू कैन यूज़ इट। ये स्टूडेंट्स, हम लोग Node.js को डिफरेंट सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली Node.js के साथ हम लोग MongoDB को यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इसके अलावा दूसरे सर्वर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो थ्रू वन एग्जांपल। MongoDB इज़ अ NoSQL database, that means not only SQL। इसके अंदर रिलेशनल फॉर्म में डाटा नहीं स्टोर होता, जैसे टेबल्स है उनकी फॉर्म में नहीं स्टोर होता, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे हमारे पास जेसन की ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो हम लोग डायरेक्टली MongoDB के अंदर स्टोर कर सकते हैं। Node.js को हम लोग MongoDB से भी कनेक्ट कर सकते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, फैच करने के लिए, और MySQL से भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर MongoDB को स्टडी नहीं किया, MySQL को स्टडी किया, तो लेट्स सी अगर MySQL से डाटा फैच करना है तो वो हम लोग कैसे फैच करेंगे। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है और इसके अंदर हम लोग ये करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे वेब सर्वर पे, सॉरी डेटाबेस सर्वर पे, और जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो हम लोग MySQL से जब कनेक्ट करना है तो उसके लिए रिक्वायर MySQL इसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। एक हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं SQL का, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि MySQL की ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग होस्ट दे देते हैं, यूज़र नेम दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। ये डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड है हमारे पास। फिर हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करते हैं। अब ये कनेक्शन जब तक इस्टेब्लिश हो रहा है तो Node.js इसके इस्टेब्लिश होने का वेट नहीं करेगा। Node.js क्या करेगा, इसके अंदर जो हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन दिया हुआ है
जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा, चाहे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सक्सेसफुली या ना हो, इन एनी केस हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा। अब अगर हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता और कोई एरर आ जाता है तो हमारे पास एरर के अंदर वो एरर आ जाएगा और हम लोग उसके बेस पे एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती, एरर नहीं आता, तो फिर हम लोग कंसोल पे मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कनेक्टेड का, और फिर हम लोग क्वेरी सेंड करते हैं, और उसके लिए फिर हम लोग एक और फंक्शन कॉल करते हैं console डॉट क्वेरी कनेक्शन डॉट क्वेरी का, उसे सीक्वल क्वेरी पास करते हैं, एंड अगेन एक और फंक्शन हम लोग जो है उसको पास कर रहे हैं कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर क्या हो। तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। ऑलमोस्ट इस तरह के तमाम फंक्शंस जो हैं वो एक एरर का ऑब्जेक्ट लेते हैं, और फिर अगर कोई रिजल्ट्स वगैरह हैं तो वो इसमें इंजेक्ट हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगर एरर आ जाता है तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, अगर एरर नहीं आता तो फिर आप रिजल्ट्स को जो है वो कंसोल पे डिस्प्ले कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने के लिए, एक तो सिंपली ये है कि डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे, डाटा कैसे फैच करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो हम लोग पहले डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और रिजल्ट्स आने का वेट कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इन स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस में लिख नहीं सकते, क्योंकि node.js जो है वो नॉन ब्लॉकिंग वे में इनको एग्जीक्यूट करेगा। उसने कनेक्शन का फंक्शन कॉल करना है, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो या ना हो, उसने जो है वो नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर देना विच इज़ क्वेरी। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ हुआ और हम लोग क्वेरी का फंक्शन कॉल कर देते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होगी। नाउ इफ़ यू वांट टू डू समथिंग कि पहले ए एक्शन परफॉर्म हो फिर उसके बाद एक्शन बी परफॉर्म हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट हम लोग जो फर्स्ट एक्शन है, लेट्स कॉल इट ए, कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करने को ए कह देते हैं और फिर क्वेरी करने को हम लोग बी कह देते हैं। नाउ वी वांट दैट फर्स्ट ए मस्ट बी परफॉर्म फॉलोड बाय बी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को हम लोग कॉल बैक फंक्शन के तौर पे कॉल करेंगे, जब वो एक्शन कंप्लीट होगा तो उसके अंदर फिर हम लोग बी को कॉल कर लेंगे। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी को सीक्वेंस में नहीं किया, ए जब हमारे पास ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर फिर हम लोगों ने सेकंड फंक्शन कॉल बैक दे दी। अब जब हमारे पास क्वेरी के रिजल्ट्स आएंगे तो फिर हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा, और अब लेट से हमारे पास रिजल्ट्स आने के बाद हम लोग फिर फर्दर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग एक और इसके अंदर एक थर्ड नेस्टेड कॉल बैक फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे। तो ये इस तरह है कि जब आपने ए बी सी को कॉल करना है तीन फंक्शंस को, तो आप इस तरह नहीं कॉल करेंगे ए बी सी, इस तरह नहीं कॉल करेंगे। आप इस तरह कॉल करेंगे कि ए, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप बी को कॉल करेंगे, बी के अंदर एक और कॉल बैक फंक्शन होगा, उसके अंदर आप सी को कॉल करेंगे। फिर जब आपके पास सी कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल वापस बी के पास जाएगा, फिर बी कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल वापस ए के पास आएगा, और ए से फिर आप बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो सीक्वेंस के अंदर आप फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत से जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग इंटरफेसेस बना सकते हैं। मेन आइडिया ये होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंटरफेसेस को जनरेट करेंगे, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के थ्रू, या एचटीएमएल के थ्रू अगर क्रिएट कर भी रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके अंदर डाटा फिल इन करेंगे। और ये डाटा हमारे पास सर्वर साइड से किस तरह आएगा कि क्लाइंट साइड पे रहते हुए ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और सर्वर से जो डाटा फैच होगा उसे अप्रोप्रिएट प्लेस पे हम लोग जो है वो रेंडर करवा देंगे। देयर आर मैनी जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, और उसके अंदर से एक जो रिलेटिवली पहले से यूज़ हो रहा है या शुरू के जो फ्रेमवर्क्स में से है वो हमारे पास एंगुलर है। लेट्स सी हाउ डज एंगुलर वर्क। एंगुलर इज़ अ पॉपुलर ब्राउज़र बेस्ड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। MVC को जो है वो फॉलो करता है ये, और पार्शली इसको गूगल के डेवलपर्स जो हैं वो इसको डेवलप कर रहे हैं। इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द ए इन द टर्म मीन स्टैक, लेकिन इट डजेंट मीन कि आपने जो है वो फुल स्टैक के अंदर जब मीन है तो आपने एंगुलर को ही यूज़ करना है। जैसे हम लोग पहले मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं कि एंगुलर की जगह आप रिएक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, एम्बर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ पॉपुलर टर्म एंड पॉपुलर स्टैक। जो एंगुलर है उसके अंदर
जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर होती है। टाइपस्क्रिप्ट इज़ काइंड ऑफ इज़ बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि आप इसके अंदर जो डाटा जो वेरिएबल्स की टाइप्स हैं वो आप स्टैटिकली असाइन कर सकते हैं। वैसे तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की टाइप्स जो है वो रन टाइम पे मैनेज कर रहा होता है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप स्टैटिकली जो है वो वेरिएबल्स की टाइप्स जो हैं वो असाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स हैं विच आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए भी एंगुलर एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग एंगुलर जेएस कहते हैं। और फिर हमारे पास एक वेब डेवलपमेंट के लिए रिसेंटली न्यू लैंग्वेज है डार्ट, जिसका सिंटैक्स जो है वो सी की तरह है। इसके अंदर भी आप एंगुलर की जो प्रोग्रामिंग है वो आप कर सकते हैं। एंगुलर इज़ वेल सूटेड, इनफैक्ट एंगुलर एंड फ्रेमवर्क फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स आर वेल सूटेड फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है कि यूज़र जब आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है तो आप उससे एक इंटरफेस भेज देते हैं, और उस इंटरफेस के अंदर ही फिर आपके पास डाटा को पॉपुलेट करने का कोड होता है। जिस तरह आप जब जीमेल को ओपन करते हैं तो आपके पास एक इंटरफेस आ जाता है। अब जब आप इनबॉक्स को क्लिक करते हैं तो आपके पास कोई नया पेज ओपन नहीं होता, सिर्फ आपके पास इनबॉक्स में जो ईमेल्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसमें से किसी एक ईमेल को जब आप क्लिक करते हैं तो अगेन कोई नया पेज ओपन नहीं होता, उसी पेज के अंदर रहते हुए आपके पास लिस्ट ऑफ ईमेल्स हट जाती है और उसकी जगह पे आपको मैसेज नज़र आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन कि आपके पास सारे के सारी फंक्शनलिटी जो है वो एक ही पेज के अंदर होती है, सिर्फ जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनमें रिक्वायर्ड डाटा जो है वो सर्वर से फैच किया जाता है और फिल इन कर दिया जाता है। हेयर इज़ अ वेरी सिंपल एंगुलर एप्लीकेशन। एंगुलर को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, चाहे तो हम लोग उसको अपने लोकल सिस्टम में सेव कर लें या चाहे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू से इंक्लूड कर लें। अब यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है दिस इज़ बेसिकली एन एंगुलर ऐप, NG स्टैंड्स फॉर एंगुलर ऐप। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग ये बता रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये बेसिकली इसके लिए जो मॉडल यूज़ हो रहा है हम लोग मॉडल इसके लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं एंगुलर मॉडल, और उसका नाम भी हम लोग नेम रख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे ये मॉडल क्रिएट हो गया, मॉडल वुड बी यूज़ फॉर सेविंग डाटा। अच्छा, मॉडल्स को एक्सेस किस तरह करेंगे, जिस तरह आपने लारावेल के अंदर देखा था कि ब्लेड टेम्पलेट्स यूज़ होते थे, ऑलमोस्ट वही नोटेशन आपके पास यहाँ पे यूज़ होगी। डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप मॉडल का नाम लिखेंगे तो उस मॉडल के अंदर जो भी डाटा स्टोर्ड है वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह आप एक और मॉडल क्रिएट करते हैं सिटी का, और उसको भी आप एक पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं। अब होगा क्या कि आपने इनपुट फील्ड्स को के ऊपर मॉडल्स क्रिएट किए हैं और उनका आपने लिंक कर दिया है एक पैराग्राफ के अंदर, मतलब पैराग्राफ के अंदर आप वो वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अब जैसे ही आप इसके अंदर इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर कुछ टाइप करना शुरू करेंगे तो आपके पास वो पैराग्राफ टैग के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। ऑफ कोर्स जब आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस बना रहे होंगे तो दोज वुड बी मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस सिंपल एग्जांपल। एंगुलर क्योंकि हमारे पास एक MVC फ्रेमवर्क है, बेस फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर मॉडल भी होगा, व्यू भी होगा, कंट्रोलर भी होगा। कंट्रोलर जो है वो बेसिकली रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा होगा। तो लेट्स सी एक सिंपल सा कंट्रोलर बनाते हैं और उससे हम लोग डाटा फैच करते हैं और उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक माई कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके कोड पे आते हैं, और हम लोग ये बॉडी के टैग को डिफाइन कर रहे हैं कि दिस एलिमेंट इज़ गोइंग टू यूज़ द कंट्रोलर माई कंट्रोलर, राइट। और कंट्रोलर कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर कंट्रोलर के एट्रीब्यूट से। फिर आप उसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड डिफाइन कर रहे हैं और उसकी बेस पे मॉडल उसे आप मॉडल उसकी बेस पे बना रहे हैं, उसे सर्च का नाम दे रहे हैं, मॉडल का नाम जो है आपके पास सर्च है। और फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप एक रिपीट यूज़ कर रहे हैं। रिपीट का मतलब क्या है कि जिस तरह अगर इस एलिमेंट PR के एलिमेंट के अंदर आपने रिपीट यूज़ किया है और उसके अंदर आपने काइंड ऑफ फॉर ईच टाइप का आपने सिंटैक्स यूज़ किया है, तो अब आपके पास अगर एक कलेक्शन है, एक एरे है, तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस हर वैल्यू के लिए ये एलिमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपके पास ये TR/TR वाली स्टेटमेंट जो है वो उतनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी जितनी मरतबा आपके पास उस एरे के अंदर डाटा पड़ा हुआ है। तो हमारे पास लेट्स से सिटीज़ की एरे है, इसके अंदर अभी डाटा हमारे पास कहाँ से आएगा, कंट्रोलर्स से आएगा, उस पर भी हम लोग आते हैं। हमारे पास इस सिटीज़ के एरे में जितनी भी सिटी हैं उनको हम लोग जो है वो 1 बाय 1 आइट्रेट करते हैं, दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ फॉर ईच, और फिर उसके अंदर से फ़िल्टर कर देते हैं सर्च की बेस पे। मतलब वो सिटीज़ हम लोग फ़िल्टर कर देंगे जिसके अंदर सर्च
की वैल्यू आ रही है। और सर्च की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, इस इनपुट फील्ड से मिल रही है। ये सर्च है हमारे पास मॉडल का नाम है। और फिर हम लोग ऑर्डर बाय नेम कर रहे हैं कि सिटी का हमारे पास नेम होगा, उसकी नेम की बेस पे हम लोग उसको सॉर्ट करें। और फिर इस टी आर के अंदर हम लोग दो टेबल डाटा के एलिमेंट्स ले रहे हैं। पहले के अंदर हम लोग सिटी नेम दे देते हैं, दूसरे के अंदर सिटी कंट्री दे देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि कंट्रोलर के अंदर सिटीज़ हैं, सिटीज़ हम लोग फैच करते हैं, उन्हें फ़िल्टर करते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखी हुई होती है उसके हिसाब से। और जो हमारे पास सिटीज़ फ़िल्टर होती हैं वो हम लोग उस टेक्स्ट फील्ड के नीचे एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वो सिटीज़ दे देते हैं। और हमारे पास होगा ये कि जितनी हमारे पास सिटीज़ के अंदर फ़िल्टर होने के बाद वैल्यूज़ होंगी उस एरे में, उतनी हम लोग टेबल की रोज़ क्रिएट कर देंगे। अब कंट्रोलर इसका कैसे काम करेगा? कंट्रोलर के अंदर हम लोग जो है वो इस तरीके से क्रिएट करते हैं, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। इससे पहले हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं, ऐप के थ्रू हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर का हम लोग नाम दे देते हैं और फिर हम लोग उसके अंदर फंक्शन दे देते हैं। फंक्शन के अंदर स्कोप जो है वो यूज़ होगा जो कंट्रोलर के अंदर वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए। अब जिस तरह यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि स्कोप डॉट सिटीज़ इज़ इक्वल टू, आगे फिर हम लोग एरे के अंदर सिटीज़ लिस्ट डाउन कर रहे हैं। हर सिटी का हमारे पास नेम है और कंट्री है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एरे है। तो अब हमारे पास इस कंट्रोलर के थ्रू हम लोग सिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम लोगों ने जब ये कहा कि ये बॉडी का जो एलिमेंट है इस कंट्रोलर को यूज़ कर रहा है, तो ये स्कोप डॉट सिटीज़ जो है, स्कोप के अंदर जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे वो हमारे पास इस कंट्रोलर, इस एलिमेंट के अंदर हम लोग ये कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर NG की स्टेटमेंट्स के थ्रू एक्सेसिबल होगा। अगर हम लोग एंगुलर के थ्रू किसी वेब सर्वर से डाटा फैच करना चाहते हैं और उससे अपने पेज में किसी जगह पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल। हम लोग एंगुलर की ऐप क्रिएट करते हैं, ऐप के थ्रू हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, उसका नाम माई कंट्रोलर रखते हैं और फिर उसके अंदर फंक्शन हम लोग एनोनिमस फंक्शन जो है उसे पास करते हैं। इस फंक्शन के अंदर एंगुलर दो पैरामीटर्स जो है वो इंजेक्ट कर देगा, एक स्कोप का जिसके अंदर हम लोग डाटा जो है वो सेव करवाएंगे और दूसरा HTTP का, फॉर डीलिंग विद HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। अब हम लोग इस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, URL स्पेसिफाई करते हैं और जे क्वेरी के थ्रू हम लोग कहते हैं कि इस URL से हम लोग डाटा फैच करें। और ये URL जो है जस्ट इमेजिन के जो सिटीज़ हैं वो जेसन फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। तो हमारे पास जब ये गेट की रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है तो फिर हम लोग देन की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि जब ये गेट की रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करें, स्कोप डॉट कंट्रीज इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा, वेब सर्विस से जो हमें डाटा मिल रहा है वो हम लोग इस कंट्रोलर के कंट्रीज़ के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और इसको यूज़ किस तरह करेंगे, जिस तरह हमारे पास बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट है, बॉडी को हम लोगों ने कंट्रोलर एलिमेंट डिफाइन कर दिया, उसके अंदर अब हमारे पास कोई एलिमेंट होगा, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि एंगुलर के एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग इस वैल्यू को जो है सिटीज़ की जो एरे और इसके अंदर जो भी डाटा होगा उसको एक्सेस कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग सर्वर साइड से कैसे डाटा एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र में रहते हुए, और उसके लिए हम लोगों ने देखा था एजैक्स को हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ एजैक्स इज़ बेस्ड ऑन HTTP और HTTP इज़ अ हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल। दैट मीन्स के एक वक्त में जो है वो या सेंडर डाटा सेंड कर रहा होगा या हमारे पास जो है वो एक वक्त में आप या डाटा सेंड कर रहे होंगे या रिसीव कर रहे होंगे, दोनों काम आप साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है विच इज़ वेब सॉकेट। इट इज़ अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और इसके थ्रू भी हम लोग वेब सर्वर पे रहते हुए वेब ब्राउज़र पे रहते हुए वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और डाटा हम लोग फैच कर सकते हैं। लेट्स सी टू एग्जांपल्स, जिसके अंदर एक साइड पे हम लोग सर्वर से डाटा सेंड करेंगे और दूसरी साइड पे क्लाइंट से वो डाटा रिसीव करेंगे। तो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स। ओके, सर्वर साइड को हम लोग जो है वो Node.js में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप इसे दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वेब सॉकेट्स आइडिया ये है कि ये सर्वर जो है एक वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट लिसन करेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। हम लोग इस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जो मैसेज हम लोग क्लाइंट से रिसीव करते हैं वो हम लोग उसी को वो मैसेज जो है वो रिटर्न कर देते हैं और उससे पहले हम लोग स्ट्रिंग कनकैटिनेट कर देते हैं मैसेज रिसीव्ड, और फिर जो क्लाइंट से मैसेज मिला होता है वो उसको रिटर्न कर देते हैं। इसके लिए हमें जो स्टैंडर्ड चीज़ें चाहिए, एक्सप्रेस हमें चाहिए, तो उसकी बेस पे ऐप हम लोग क्रिएट करेंगे।
हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए HTTP चाहिए होगा, उसके थ्रू हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं। और फिर हमारे पास जो है वो socket.io जो है वो हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगी। socket.io इज़ यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेब सॉकेट्स। इसका हम लोग एक सर्वर क्रिएट करते हैं और फिर इस सर्वर की बेस पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, io इज इक्वल टू न्यू सर्वर, और जो HTTP का सर्वर है वो हम लोग इसको पास कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस io के ऊपर मुख्तलिफ इवेंट हैंडलर्स जो हैं वो हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं। जिस तरह हम लोग ये कहते हैं io.on कनेक्शन, कि जब हमारे पास वेब सॉकेट का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो तो फिर क्या हो। अगेन जिस तरह आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि यहाँ पे हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, क्योंकि node.js है। कॉल बैक फंक्शन आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, एरो नोटेशन को यूज़ करते हुए भी, और आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं फंक्शन, फिर आप पैरामीटर सॉकेट, और फिर आगे फंक्शन की बॉडी। ठीक है, एरो नोटेशन जो है वो थोड़ा सा आपके पास कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत कॉमनली यूज़ भी होती है। और इसके अंदर आप ये कहते हैं कि अ यूज़र कनेक्टेड, कि जैसे ही आपके पास कनेक्शन को इस्टेब्लिश होगा तो आप कंसोल पे मैसेज दे देंगे अ यूज़र कनेक्टेड। फिर सेकंड इवेंट आप मैसेज का डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जैसे ही आपके पास कोई मैसेज रिसीव होता है तो आपने क्या करना है। अब जब मैसेज रिसीव होगा तो आपने फिगर आउट कर लिया होगा, तो एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके अंदर वो मैसेज जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा एज पैरामीटर, और फिर आप console.log पे मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, और जो मैसेज है वो आप डिस्प्ले कर देते हैं। ये तो आपके सर्वर के कंसोल पे डिस्प्ले होगा। और क्लाइंट साइड को अब आपने रिस्पॉन्ड करना है, उससे कोई मैसेज आपने भेजना है, तो आप फिर emit का फंक्शन यूज़ करेंगे, io.emit, और उसके बाद आप वो मैसेज जो है वो क्लाइंट साइड को भेज देते हैं, मैसेज रिसीव, और जो मैसेज क्लाइंट की साइड से आया था वही आप इसके आगे अपेंड करके उसको भेज देते हैं। एंड देन द लास्ट टू स्टेटमेंट्स आर जस्ट फॉर रनिंग द सर्वर। तो इस तरीके से आप जो है वो वेब सॉकेट्स का सर्वर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। node.js में वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट लेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। अब हम लोग क्लाइंट साइड पे इस सर्वर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे, वेब सॉकेट की एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हुए उससे जो सर्वर का IP एड्रेस है वो हम लोग पास ऑन कर देंगे। यूजुअली आप देखेंगे कि आपके पास जो इसकी प्रोटोकॉल है वो फिर HTTP की जगह आप WSS पास करेंगे। WS इज़ जस्ट फॉर वेब सॉकेट, और WSS इज़ वेब सॉकेट सिक्योर कनेक्शन होगा। और फिर आप क्या करते हैं कि इवेंट हैंडलर्स इसमें डिफ़ाइन करेंगे कि जब आपके पास कनेक्शन ओपन हो तो फिर आप क्या करें कि सर्वर को मैसेज सेंड कर दें। क्या मैसेज सेंड करते हैं, लेट्स से एक मैसेज है, मैसेज सेंड टू द सर्वर। अब ये मैसेज सर्वर साइड पे जाएगा, हो सकता है सर्वर जो है वो इसके जवाब में रिस्पॉन्ड करे। तो अब सर्वर से आपने मैसेज रिसीव करना है, उसके लिए इवेंट हैंडलर होगा ऑन मैसेज। तो जब भी सर्वर से कोई मैसेज रिसीव होगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। उसके अंदर आप जो है वो एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर इवेंट इंजेक्ट हो जाता है। इवेंट के थ्रू आप वो डाटा जो है गेट कर सकते हैं जो सर्वर से रिसीव हुआ है। और फिर जब आपने सर्वर से कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म करनी है, अब और कोई मैसेज नहीं भेजना सर्वर को या उससे रिसीव नहीं करना, फिर आप कनेक्शन को जो है वो क्लोज के फंक्शन के थ्रू क्लोज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं तो हमें उसे किसी जगह पे होस्ट करना होता है। होस्ट मींस कि हम लोग उसे किसी एक सर्वर के ऊपर या वेब सर्वर के ऊपर हम लोग कॉपी करेंगे, और फिर बाकी तमाम लोग जो उस वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं वो उस वेब सर्वर के थ्रू हमारी वेबसाइट को विज़िट करेंगे। वेबसाइट होस्ट करने के हमारे पास बहुत से डिफरेंट फेज हो सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम। सबसे कॉमन और परहैप्स सबसे चीप जो हमारे पास वेब होस्टिंग है, दैट इज़ शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड वेब होस्टिंग में क्या होता है कि एक मशीन होती है, एक कंप्यूटर होता है, जिसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई होती हैं, और वो सब की सब वेबसाइट्स उस मशीन के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होती हैं। एट टाइम्स देयर माइट बी हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स होस्टेड ऑन अ सिंगल मशीन। ऑफ कोर्स वो ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होगी। शेयर्ड वेब होस्टिंग में हमारे पास फिर दो मैकेनिज़्म आ जाते हैं। एक हमारे पास सिंपल शेयर्ड वेब होस्टिंग होती है। सिंपल शेयर्ड वेब होस्टिंग में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक ही वेब सर्वर होता है, हमारे पास यूजुअली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक ही होता है, और सब यूज़र्स उसको शेयर कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि जो CPU है, जो आपके पास कंप्यूटर के बाकी रिसोर्सेज हैं, रैम है, वो सब वेबसाइट्स जो हैं उसी मशीन के रिसोर्सेज को शेयर कर रही होती हैं।
शेयर्ड वेब होस्टिंग में एक और मैकेनिज़्म हमारे पास वर्चुअलाइज्ड शेयर्ड होस्टिंग का। उसके अंदर ये होता है कि एक मशीन के ऊपर हम लोग वर्चुअल मशीन्स बना देते हैं। हर मशीन को हम लोग कुछ कोर्स असाइन कर देते हैं, कुछ रैम असाइन कर देते हैं, और काइंड ऑफ हमारे पास हर वेबसाइट के लिए एक वर्चुअल कंप्यूटर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन वेब होस्टिंग टेक्निक। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आपके पास वर्चुअलाइज्ड मशीन होती है, तो हर वेबसाइट अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर और सर्वर को जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकती है। लेकिन इशू इसके अंदर यही है कि आपके पास स्टिल वर्चुअल होने के बावजूद आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो रहे होंगे अमंग डिफरेंट वेबसाइट्स। अगर आपके पास वेबसाइट के ऊपर लोड ज़्यादा है और आपको स्पेसिफिक रिसोर्सेज चाहिए, तो यू कैन गो फॉर डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। डेडिकेटेड वेब होस्टिंग में ये होता है कि आपको एक मशीन एलोकेट कर दी जाती है, और वो वेब होस्टिंग सर्विस जो वेब होस्टिंग सर्विस है वो ही उसको मैनेज कर रही होती है। आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस मशीन के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी वेबसाइट ही यूज़ कर रही होगी या आप यूज़ कर रहे होंगे। डेडिकेटेड वेब होस्टिंग से मिलती जुलती हमारे पास एक अप्रोच है जिसे हम लोग कोलोकेटेड वेब होस्टिंग कहते हैं। कोलोकेशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी एक वेब होस्टिंग कंपनी का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग अपना हार्डवेयर खुद मैनेज कर रहे होते हैं, खुद प्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स के वी हैव फिज़िकल एक्सेस टू द कंप्यूटर। हम लोग फिज़िकली डाटा सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी मशीन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसका हमारे पास फ़ायदा ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर हमारा कंट्रोल है। और कोलोकेशन का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी है, एयर कंडीशनिंग है, और बाकी जो चीज़ें चाहिए एक वेब साइट को रन करने के लिए, एक वेब सर्वर को रन करने के लिए, वो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर इन हाउस वेब होस्टिंग। आप अगर लेट से DSL का कोई कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक स्टैटिक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाए, जो चेंज नहीं होगा। आपको एक IP एड्रेस मिल जाएगा, और वही IP एड्रेस आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आपका IP एड्रेस जो है वही रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका IP एड्रेस स्टैटिक हो गया, तो आप एक डोमेन नेम सर्वर के अंदर आप उसकी एंट्री कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो इस जगह पे होस्टेड है, और सब जो आपके पास वेबसाइट ओपन होगी, जो रिक्वेस्ट आएंगी वेबसाइट को एक्सेस करने की, वो आपकी मशीन पे आएंगी। लेकिन इसके इश्यूज़ ये हैं कि यूजुअली होम जो यूज़र्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ जो होती है वो लिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एट टाइम्स उसको 24/7 ऑनलाइन रखना मशीन को पॉसिबल नहीं होता। तो इट माइट वर्क फॉर स्मॉल वेबसाइट्स या जहाँ पे अवेलेबिलिटी का इतना इशू नहीं है, लेकिन जो आपके पास जहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है और 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर वेब होस्टिंग सोल्यूशन। और फिर अभी जो सबसे रिसेंट जो होस्टिंग का मैकेनिज़्म है दैट इज़ क्लाउड बेस्ड होस्टिंग। क्लाउड बेस्ड होस्टिंग के अंदर ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मल्टीपल मशीन्स के ऊपर होस्टेड होती है, और वो बेसिकली कोई थर्ड पार्टी मैनेज कर रही होती है। जिस तरह अमेज़ॉन सर्विस प्रोवाइड करता है और बाकी कंपनीज भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि आपकी वेबसाइट जो मल्टीपल मशीन्स के ऊपर रन हो रही होगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके थाउजेंड्स या मिलियंस में यूज़र्स होते हैं, उनकी रिक्वेस्ट जो है वो एक मशीन से आप पूरी नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी वेबसाइट को जो है मल्टीपल मशीन्स पे इंस्टॉल कर देते हैं या होस्ट कर देते हैं, और फिर वो जो रिक्वेस्ट है वो आपके पास मल्टीपल मशीन्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है वो स्केलेबल रहती है।